नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो प्रथम पुस्तक है सामाजिक विचारक, उसकी जो अंतिम यूनिट है, 5वीं यूनिट, उसकी अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी जो अवधारणा है, डीपी मुखर्जी, दुटर्जी प्रसाद मुखर्जी, जिनका पूरा नाम था ये, और दूसरी जो अवधारणा है वह है जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। ये दोनों विचारक हमारे अंतिम यूनिट में हैं और हम इन दोनों विचारकों के मुख्य अवधारणाओं पर क्रमशः चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम दुटर्जी प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, भारतीय शास्त्रीय समाजशास्त्री हैं, इन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम डीपी मुखर्जी के जीवन चरित्र पे, जीवन व्रत पर चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। मुखर्जी को संस्कृति के समाजशास्त्र विषय का अधिष्ठाता कहा जाता है। मुखर्जी लिखने के स्थान पर मौखिक बातचीत, वाद विवाद, विचार विमर्श पर ज़्यादा जोर देते हैं तथा मार्क्सवादी विचारों में गहन विश्वास रखते हैं। उन्नीस में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के व्याख्याता पद डीपी मुखर्जी ग्रहण करते हैं और भारत में जो समाजशास्त्रीय परिषद है, जिस इंडियन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन, भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के डीपी मुखर्जी संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ये डीपी मुखर्जी की जीवन व्रत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रथम, ब्राह्मण वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। संस्कृति के समाजशास्त्र विषय के ये अधिष्ठाता कहे जाते हैं, अर्थात भारत में जो संस्कृति का समाजशास्त्र विषय की जो शाखा है, उसके ये अधिष्ठाता हैं, डीन हैं। डीपी मुखर्जी लिखने के स्थान पर मौखिक बातचीत, वाद विवाद, विचार विमर्श पर अधिक जोर देते थे तथा डीपी मुखर्जी का मार्क्सवादी विचारों में गहन विश्वास भी रहा है। 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डीपी मुखर्जी अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के व्याख्याता के रूप में पदभार भी ग्रहण करते हैं और भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक सदस्यों में भी डीपी मुखर्जी रहे हैं। डीपी मुखर्जी ने अपने अकादमिक जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। पुस्तकें के बारे में चर्चा करने का एक और कारण यह भी रहा है कि वर्तमान जो परीक्षा पैटर्न है, उसमें किसी न किसी विचारक की 2, 3, 4 पुस्तकें पूछे जाने का क्रम बना हुआ है। इसलिए हमें समस्त समाजशास्त्री विचारकों की 4-4 पुस्तकें याद कर लेनी चाहिए। परीक्षा के प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से ही इन पुस्तकों के बारे में पूछा जाएगा। तो डीपी मुखर्जी की जो बेसिक पुस्तकें हैं, उनमें पहली पुस्तक है बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, जो 1932 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी जो पुस्तक है मॉडर्न इंडियन कल्चर, चूँकि ये संस्कृति के अधिष्ठाता रहे हैं, संस्कृति के समाजशास्त्र के अधिष्ठाता रहे हैं, इसलिए मॉडर्न इंडियन कल्चर इनकी जो पुस्तक है वह भी बहुत मुख्य पुस्तकों में मानी जाती है। तीसरी इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का समाजशास्त्र। यह भी इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसके पश्चात इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, भारतीय युवाओं की समस्या पुस्तक भी लिखी। इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक समाजशास्त्र में मानी जाती है।
और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जिसके कारण इन्हें समाजशास्त्र में अग्रिम सामाजिक विचारकों में रखा गया वह है डाइवर्सिटीज़, विविधता, भारतीय संस्कृति की विविधताओं का चित्रण। उसकी चर्चा डीपी मुखर्जी अपनी इस पुस्तक में करते हैं। डीपी मुखर्जी के समाजशास्त्रीय योगदान पर हम चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी का जो सबसे पहला जो दृष्टिकोण है उस पर हम चर्चा करें। डीपी मुखर्जी संपूर्णतावादी दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं। डीपी मुखर्जी का मानना है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इन सामाजिक विज्ञानों की सामग्री के आदान प्रदान को डीपी मुखर्जी आवश्यक मानते हैं। डीपी मुखर्जी के अनुसार अर्थशास्त्र की प्रकृति भी समाजशास्त्रीय है। डीपी मुखर्जी का कहना है कि व्यक्ति व्यक्तिकता और समाजीकरण का समन्वय भी है। डीपी मुखर्जी ने समाज विज्ञानों की जो विषय हैं इनको घनिष्ठ रूप से अंतः संबंधित माना है। उदाहरण के लिए डीपी मुखर्जी कहते हैं कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व इतिहास ये तीनों विषय आपस में इतने अंतः संबंधित हैं कि इनकी विषय वस्तु को समझ पाना कठिन हो जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र की विषय वस्तु इतिहास की विषय वस्तु भी है और समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का संबंध अर्थशास्त्र और इतिहास से भी है और इतिहास की विषय वस्तु का संबंध समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से भी है। अर्थात ये विषय घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। इन सामाजिक विज्ञानों की सामग्री के आदान प्रदान को डीपी मुखर्जी आवश्यक मानते हैं। डीपी मुखर्जी ये भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति भी मूलतः समाजशास्त्रीय ही है, क्योंकि अर्थशास्त्र मानवीय विषयों से जुड़ा विज्ञान है। अर्थशास्त्र की प्रकृति मानव के विपरीत नहीं जा सकती। इसी कारण डीपी मुखर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन भी कहते हैं कि जो मनुष्य है वह व्यक्तिकता और समाजीकरण का समन्वय है, अर्थात उसमें अपने व्यक्तिगत हित भी निहित हैं और सामाजिक हित भी निहित हैं, अतः वह इन दोनों का समन्वय है। दूसरा, डीपी मुखर्जी की जो विचारधारा है वह मार्क्सवादी विचारधारा है। समाजशास्त्र में मार्क्सवादी उपागम का प्रभाव अधिक नहीं रहा, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र का जो उद्भव है वह ब्रिटिश समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित रहा है। इसके उपरांत भी कुछ समाजशास्त्रीय भारत में द्वंद्वात्मक अर्थात मार्क्सवादी समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से प्रभावित हुए हैं, जिसमें डीपी मुखर्जी, AR देसाई के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डीपी मुखर्जी के साहित्य में भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण में द्वंद्वात्मक संदर्भ पाए गए हैं। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज में परिवर्तन का विश्लेषण भारत की परंपराओं के संघर्ष के आधार पर किया है। अर्थात डीपी मुखर्जी भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं का जो विश्लेषण है वह द्वंद्वात्मक प्रकृति के संदर्भ में करते हैं और भारतीय समाज में जो परिवर्तन का जो विश्लेषण है उसको भी भारत में डीपी मुखर्जी ने परंपराओं के संघर्ष के अंतर्गत किया है। डीपी मुखर्जी की जो अध्ययन पद्धति है वह मूलतः मार्क्सवादी है। फिर भी डीपी मुखर्जी का कहना था कि उन्हें समाजशास्त्री माना जाए, लेकिन अर्थशास्त्र, इतिहास, संगीत, चित्रकला व साहित्य आदि में भी डीपी मुखर्जी अपने समाजशास्त्रीय विषयों के साथ साथ लिखते रहे हैं। डीपी मुखर्जी की अध्ययन पद्धति प्रमुखतः ऐतिहासिक रही है। इसके अतिरिक्त मनोसमाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक अध्ययन पद्धति का भी डीपी मुखर्जी समर्थन करते हैं। अर्थात डीपी मुखर्जी को मुख्यतः समाजशास्त्री माना जाता है, परंतु भारतीय दर्शन, नृत्य, संगीत, इतिहास, अर्थशास्त्र, चित्रकला, साहित्य आदि पर भी डीपी मुखर्जी लिखते रहे हैं और डीपी मुखर्जी की जो अध्ययन पद्धति है वह द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक रही है या ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक रही है। अर्थात
मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित रही है। इसके अतिरिक्त डीपी मनोसमाजशास्त्री और दार्शनिक अध्ययन पद्धति का भी उपयोग अपने अध्ययन में करते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाने पर जोर दिया है। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारत की परंपराओं के इतिहास में कालक्रमिक अध्ययन पर जोर दिया जाना चाहिए, और जब भारतीय परंपराओं का कालक्रमिक अध्ययन कर लिया जाए तो उसकी जो व्याख्या है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका आधार द्वंद्वात्मक होना चाहिए। और इसी आधार पर डीपी मुखर्जी ने भारत में परंपराओं के मध्य द्वंद्व को या संघर्ष की व्याख्या की, अध्ययन किया, और उसके आधार पर भारत में सामाजिक परिवर्तन की विशेष रूप से व्याख्या डीपी मुखर्जी करते हैं। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि वृहत परंपराएं भारत के महान काव्यों रामायण और भारत में विद्यमान हैं, जो कि अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। इसके अलावा डीपी मुखर्जी कहते हैं कि भारत में कुछ लघु परंपराएं भी हैं जो स्थानीय भाषाओं में हैं, और भारत में इन परंपराओं के मध्य हमेशा संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात वृहत परंपराएं और लघु परंपराएं आपस में एक दूसरे के से टकराती है, द्वंद्व करती हैं। वृहत परंपराएं कभी लघु परंपराओं का स्थान ग्रहण करती हैं, और लघु परंपराएं कभी कभी वृहत परंपराओं के रूप में भारत में विकसित हो जाती हैं। डीपी मुखर्जी का जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययन भारत के समाज के संदर्भ में रहा, वह परंपराओं के द्वंद्व के रूप में सामने आता है। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि परंपराओं का अध्ययन हमें कालक्रमिक इतिहास पे आधार पर करना चाहिए, और उनमें आ रहे परिवर्तनों की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भारतीय समाज में परिवर्तन की सही समझ विकसित करेंगे, और एक समाजशास्त्री होने के नाते भारतीय समाज की वास्तविकता और यथार्थ का सही चित्रण प्रस्तुत कर भारत के भविष्य को या भारत के समाजशास्त्र को विकसित श्रेणी में स्थापित करेंगे। आज डीपी मुखर्जी के संबंध में हमने महत्वपूर्ण जो इनके जीवन चरित्र और समाजशास्त्रीय योगदान के संबंध में चर्चा की। डीपी मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्रियों में अग्रणी समाजशास्त्री समझे जाते हैं। अनेक पुस्तकों के लेखक डीपी मुखर्जी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी डाइवर्सिटीज रही है। इस पुस्तक में के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में जो परिवर्तन है उसको विविधताओं के आधार पर, विविध परंपराओं के आधार पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझाया है। इसके अलावा डीपी मुखर्जी की जो अध्ययन पद्धति रही वह मुख्यतः मार्क्सवादी रही। इसके अलावा भी डीपी मुखर्जी मनोसमाजशास्त्रीय और दार्शनिक पद्धति के समर्थक रहे हैं। उनके अध्ययन में मनोसमाजशास्त्रीय और दार्शनिक प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। जब वह अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ लिखते हैं तो वह पुस्तक पूर्णतः मनोसमाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा इंडियन कल्चर पर उनकी जितनी भी पुस्तकें हैं वह सभी पुस्तकें मार्क्सवादी दृष्टिकोण के साथ लिखी गई हैं। और जो डाइवर्सिटीज जो पुस्तक है वह पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग भी है। इस पुस्तक से संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं, पिछले परीक्षा परिणामों में पूछे गए भी हैं। और डीपी मुखर्जी की जो सबसे महत्वपूर्ण वाद विवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा जो कार्ल मार्क्स से डीपी मुखर्जी ग्रहण करते हैं, उसी के आधार पर डीपी मुखर्जी भारतीय सामाजिक परंपराओं के अध्ययन पर जोर देते हैं। आज के व्याख्यान में विद्यार्थियों में इतना ही कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अगले व्याख्यान में हम डीपी मुखर्जी के आगे की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।